हेलो। नमस्ते, मेरा नाम है सचिन मिश्रा और आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे पॉलिटी के लेक्चर्स जो है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहेगा। और उसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पहले कंपनी रूल रहेगा। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। पहले हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे और थोड़ा इसका बैकग्राउंड क्या है जो पॉलिटी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये अब देखो, हम लोग पढ़ते हैं जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक कंपनी रूल और एक क्राउन रूल। अब देखो ये दोनों कैसे है ये मैं समझाता हूँ आपको। जैसे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है इंग्लैंड में। कुछ लोग मिलकर बनाते हैं जिनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, ठीक है। और 1608 में ब्रिटेन की जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, ठीक है, वो इनको चार्टर ग्रांट करती हैं कि जाओ तुम इंडिया में ट्रेड करो। तो 1608 में नहीं, 1600 में इनको चार्टर ग्रांट होता है। ठीक है। और 1608 में ये लोग आ जाते हैं इंडिया। 1608 में ये लोग इंडिया आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अभी तो 1608 है ये, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे जो रूलर्स हैं वो काफी स्ट्रांग है इंडिया में, ठीक है। तो वो पॉलिटिकली ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। पॉलिटिकली अभी फिलहाल इन लोग का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका ट्रेडिंग फंक्शन ही है इंडिया में। तो ये लोग का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल कब आता है इन लोग का, वो हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। वो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे काफी चीजें, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर जो लॉफुल चीजें होती है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे एक्ट्स क्या पास हुए ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के, ठीक है। तो वो सारी चीजें। अब देखो 1608 में ये लोग इंडिया आ जाते हैं। 1707 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना होती है इंडिया में। जो मुगल एम्परर थे औरंगजेब, वो मर जाते हैं। तो ये पोस्ट इंडियन हिस्ट्री की पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है ज्यादातर, पोस्ट मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है ज्यादातर। तो इसलिए मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, ताकि आपको आइडिया हो जाए। 1707 में औरंगजेब मर जाता है। तो यहाँ की जो मुगल एम्पायर था वो कमजोर हो जाता है धीरे धीरे। 1757 में पहली लड़ाई लड़ते हैं ये औरंगजेब जो रहते ये सॉरी जो ब्रिटेन के जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में ट्रेड करने, वो पहली लड़ाई लड़ते हैं प्लासी में, बंगाल में, ठीक है। और 1764 में बक्सर में लड़ते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आ गया। बक्सर में जीत जाते हैं, प्लासी में जीत जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है 1765 में इनको दीवानी राइट्स मिल जाती है। ये पहला जो पॉलिटिकल पावर इनको मिली थी इंडिया में, ये था पॉलिटिकल एंड सिविल पावर, कि इनको दीवानी राइट मिल जाती है क्योंकि ये वॉर जीत जाते हैं। तो अब दीवानी राइट क्या होता है? दीवानी राइट का मतलब होता है जैसे जो पर्टिकुलर एरिया का जो रेवेन्यू है वो ये कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो और सिविल जस्टिस जो है यही करेंगे। अब ये कौन सी एरिया जीते थे? तो बंगाल, उड़ीसा, बिहार। बंगाल, उड़ीसा, बिहार में इनको दीवानी राइट मिल जाती है।
और ये वहाँ के रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं और सिविल जस्टिस कर सकते हैं, सिविल जस्टिस करेंगे। तो बंगाल, उड़ीसा, बिहार को हम बीओबी लिख देते हैं, ठीक है। अब आगे क्या होता है डेवलपमेंट, आगे ये होता है, अब जैसे यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, अब इसके बारे में ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे कैसे यहाँ से इन्होंने जो सिविल जस्टिस यहाँ पे से 65 में इनको इसकी पावर मिल गई, तो यहाँ पे ये अभी हम देखेंगे कि 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट भी जो है इस्टेब्लिश करेंगे ये सिविल जस्टिस करने के लिए। और उसके बाद जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अलग अलग चीज़ें आती हैं, कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। जैसे कई सिस्टम आते हैं, परमानेंट सेटलमेंट आते हैं, और ये माहलवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये सब सर्किट, तो दोनों चीज़ों से ही रिलेटेड है हिस्ट्री में। अब सिविल जस्टिस के मामले में ये एक आएगा 1781 में, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ही ये एक्ट रहेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी वो सब देखेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, जो हमारा पहला एक्ट हम पढ़ेंगे। अब देखो, अभी तक तो कोई ब्रिटेन से कोई भी एक्ट इस तरह से आया नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड के बारे में लेकर के। तो पहला जो इम्पोर्टेंट एक्ट आता है जिसके लिए हम पढ़ते हैं, वो रेगुलेटिंग एक्ट आता है। अब ये एक्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, ये बताते हैं। सेवनटीन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। अब इसमें क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहला स्टेप था ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1608 से अब अब जा करके कंट्रोल या रेगुलेट करने की बात करती है, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स हैं उसको कंट्रोल या रेगुलेट करने की बात करती है। तो पहली बार रेगुलेट शब्द यूज हुआ था। और पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, फर्स्ट टाइम कंपनी का उसको रिकॉग्नाइज करती है ब्रिटेन की गवर्नमेंट। तो पहली बार पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कंपनी का वो पहली बार ब्रिटेन की सरकार रिकॉग्नाइज करती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्ट। अब इस एक्ट में क्या क्या चीजें थी, पॉइंट वाइज उसको पढ़ेंगे। तो अब जो पहला पॉइंट है इस एक्ट में इंपॉर्टेंट, वो हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट ये था कि जो गवर्नर थे बंगाल के, उसको जो है अरे पहला गवर्नर जो था रॉबर्ट क्लाइव था। तो जो गवर्नर है बंगाल का, इस एक्ट में ये था कि उसको अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहेंगे। तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह देंगे, ठीक है। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज थी। और इसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दिया गया 4 लोगों का, ठीक है। हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल के गवर्नर थे, उस पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, और उनकी एक 4 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दिया गया। और ये पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो इसको आप एज ए फैक्ट याद करिए, याद रखिएगा कि फर्स्ट जीजीबी जो था वो वॉरेन हेस्टिंग था। अब दूसरा पॉइंट क्या है इस एक्ट में इंपॉर्टेंट, दूसरा पॉइंट ये है कि जो, अब देखो, मद्रास में प्रेसिडेंसी थी और बॉम्बे में प्रेसिडेंसी थी, तो वहां पे भी गवर्नर बैठते थे, लेकिन अभी तक जो है वो इंडिपेंडेंटली अपना वर्क करते थे। उनको वो फ्री थे कि गवर्नर ऑफ बंगाल या उनसे किसी कोई मतलब नहीं था, ठीक है। लेकिन अब इस एक्ट में ये कहा गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, उनके सबऑर्डिनेट रहेंगे मद्रास के और बॉम्बे के गवर्नर्स। तो ये दूसरा पॉइंट था कि
एंड मद्रास आर ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। और उसके बाद एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब देखो 2 पॉइंट ये हो गए, पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो गवर्नर है बंगाल का उसको गवर्नर जनरल बना दिया, उसके 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स ऐड कर दिए और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना करके, और पहला ऐसा गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। और दूसरा पॉइंट है कि जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज है वहाँ के गवर्नर अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट रहेंगे। और तीसरा यहाँ पे पॉइंट है कि इसने एक सुप्रीम कोर्ट की स्टेब्लिशमेंट की बात की। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट, इट इस्टेब्लिश्ड सुप्रीम कोर्ट इन बंगाल, इन कलकत्ता। ठीक है, बंगाल, कलकत्ता बंगाल में ही है। कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की बात की। अब उसका जो फंक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट का, कि उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, तो वो यहाँ पे अभी नहीं बात किया गया रेगुलेटिंग एक्ट में, लेकिन इसीलिए एक अमेंडिंग एक्ट आता है। ठीक है, 1781 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है उसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा उसकी बात की जाएगी। अभी उसको देखते हैं। पहले इसमें थर्ड पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एक इस्टेब्लिश किया गया क्योंकि सिविल जस्टिस की बात हुई थी। ठीक है, वहां पे हमने देखा जो दीवानी राइट मिला उसमें सिविल जस्टिस भी था, तो उसके लिए। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट था इसमें कितने लोग थे, इसमें एक चीफ जस्टिस थे, 1 चीफ जस्टिस, और 3 और लोग, 3 और जज हैं, ठीक, 3 अदर जज। ठीक है, तो ये अब चौथा पॉइंट इसमें है कि जो कंपनी के, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात होती है चौथे पॉइंट में, कि जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, जो कंपनी के एम्प्लॉयज थे, उनको प्राइवेट ट्रेड करने के लिए यहाँ पे मना किया गया, प्रोहिबिटेड किया गया। ठीक है, कि उनसे कहा गया कि आप प्राइवेट ट्रेड में नहीं इंगेज होगे, आप कोई रिश्वत नहीं लोगे यहाँ इंडियन से, क्योंकि कंपनी को मिला है चार्टर, तो आप प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इट प्रोहिबिटेड ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। और पांचवा जो था कि जो अब यहाँ पे रेगुलर रिपोर्ट मांगी जा रही थी कि आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, जो ब्रिटेन में बैठा है, उसको रेगुलर रिपोर्ट करोगे, आप यहाँ पे जो भी कर रहे हो उसके बारे में, जो भी यहाँ पे एक्शंस आप ले रहे हो, या मिलिट्री अफेयर्स जो आपका है, सिविल अफेयर्स है, रेवेन्यू, क्योंकि आपको इतने सारे पावर मिल गई है यहाँ पे, तो उसका जो, उसकी रिपोर्टिंग आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को करते रहोगे। तो ये पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इसलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली बात करता है कि आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करोगे रेगुलर बेस पे। ठीक है, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट हो गया हमारा। अब उसके बाद आता है 17, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं पांचों पॉइंट, कि रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। इसमें क्या होता है कि पहली बार जो कंपनी की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उसको रिकॉग्नाइज करती है ब्रिटेन की सरकार। और इस एक्ट में बातें क्या की जाती हैं कि जो गवर्नर है बंगाल का उसको गवर्नर जनरल बना दिया, और जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर हैं उनको इसके सबऑर्डिनेट बना दिया। यहाँ पे गवर्नर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दिया गया 4 लोगों का, और पहला गवर्नर जनरल जो बंगाल का था वो वॉरेन हेस्टिंग था। और इसने एक सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश करने की बात की जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 और जजेस रहेंगे, जो कि 1774 में कलकत्ता में स्टेब्लिश हुआ। और ये जो है प्राइवेट ट्रेड के लिए मना किया, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इसके
कंपनी के मिलिट्री अफेयर्स और सिविल अफेयर्स जो भी यहाँ पे कर रहे हैं वो उसके लिए रिपोर्ट करने के लिए बोला कि रेगुलर रिपोर्ट करोगे आप। अब जो अमेंडिंग एक्ट है 1781 में, वो इसी से रिलेटेड है। जो सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश हुआ उसी से रिलेटेड है कि उसके ज्यूरिसडिक्शन में कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन नहीं आते हैं। तो उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। अमेंडिंग एक्ट, अब इसमें इसमें क्या था कि पहला तो ये बताया इन्होंने कि जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके सर्वेंट्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट बना है वो इंडियंस के लिए बना है यहाँ पे, ऐसा इसमें कहा गया। और दूसरा कि जो रेवेन्यू मैटर्स है कंपनी के, वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आएगा। तो ये खुद को बचा लिए उससे कि हमसे रिलेटेड न्याय नहीं हो सकता है क्योंकि हम सर्वोपरि हैं। तुम लोग आपस में झगड़े करोगे उसको हम न्याय देंगे तुमको, लेकिन अगर हम आपसे ज्यादा रेवेन्यू ले रहे हैं तो आप उस मैटर में केस नहीं कर सकते हो जा करके सुप्रीम कोर्ट में। तो पहला पॉइंट है, इट एग्जेम्प्टेड, इट एग्जेम्प्टेड गवर्नर जनरल एंड काउंसिल एंड फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, इसके ज्यूरिसडिक्शन में कौन आते हैं। इसके ज्यूरिसडिक्शन में जो कलकत्ता में या फिर जहां भी सुप्रीम कोर्ट बना है उस रीजन के जो हिंदू हैं, मुस्लिम है, उनको वो आते हैं, ठीक है। वो कैसे आते हैं, उनको किस रूल पे जस्टिस दिया जाएगा। तो इसमें ये कहा गया कि जो हिंदूज हैं, ठीक है, हिंदूज को हिंदू पर्सनल लॉ के तहत, और मुस्लिम को मोहम्मडन लॉ के तहत जस्टिस दिया जाएगा। और एक और यहाँ पे पॉइंट है कि जो प्रोविंसेस में जैसे मद्रास या बॉम्बे में जो कोर्ट्स बने हैं, वहाँ की जो अपील्स आएंगी वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकती, वो गवर्नर जनरल के पास आएंगी, ठीक है। तो ये था कि जैसे आज के समय पे अगर हाई कोर्ट से हमें कोई दिक्कत होती है, अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो प्रोविंसेस में जो कोर्ट थी, अगर उस टाइम पे उनको अपील करना रहता था किसी को, तो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, वो सीधे गवर्नर जनरल के पास जाएगा। और जो प्रोविंसेस के कोर्ट्स हैं, उनके लिए जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, वो गवर्नर जनरल बनाएगा। तो यहाँ एक तरीके से गवर्नर जनरल को काफी पावर दे दी गई थी यहाँ पे। तो हम लिख लेते हैं कि अपील्स प्रोविंशियल कोर्ट की जो अपील है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। और एक चीज और लिख लेते हैं कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल है वो ही रूल रेगुलेशन बनाएगा कोर्ट्स के लिए।
तो ये हो गया हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। और दो एक्ट है वो देख लेते हैं। एक एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ही। तो 3 साल बाद एक और एक्ट आता है, 3 साल बाद ही एक और एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट। विलियम पिट्स जो थे वो यहाँ के वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। सॉरी, ब्रिटेन के वो थे प्राइम मिनिस्टर। तो अब 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें की गई थी वो बताते हैं। यहाँ पे एक और बोर्ड बना दिया गया, जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ना, जो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कंपनी को बनाया था जिसने, ठीक है। अब एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बना दिया गया इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कुछ पॉलिटिकल, पहले तो इसके पास कॉमर्शियल पावर्स थी, ठीक है, कंपनी के पास। उसके बाद पॉलिटिकल पावर्स थोड़ी मिल गई। तो उन दोनों को अलग करने के लिए इसने क्या किया कि ये कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस कंपनी के अलग करने के लिए दोनों को दो दो बोर्ड, एक बोर्ड ऑफ काउंसिल बना दिया गया। बोर्ड ऑफ काउंसिल का फंक्शन क्या रहेगा? बोर्ड ऑफ काउंसिल जो है सिविल और मिलिट्री जो अफेयर्स है, या रेवेन्यू के जो अफेयर्स है, उसको रेगुलेट करेगा, उसको सुपरवाइज करेगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कहा जाता है कि ये डबल गवर्नमेंट सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट हुआ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो इट इस्टेब्लिश्ड, तो यहाँ पे जब बोर्ड ऑफ काउंसिल को सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को देखने के लिए बोला गया, तो अब जो बचा कॉमर्शियल अफेयर्स वो तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देख ही रहा था, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अगर रिपोर्ट करना है तो आप कॉमर्शियल अफेयर्स रिपोर्ट करोगे, और जो न्यू बॉडी बनी है बोर्ड ऑफ काउंसिल की, उसको आप पॉलिटिकल अफेयर्स और मिलिट्री अफेयर जो है, मिलिट्री ऑपरेशंस आप जो यहाँ पे कर रहे हो, उसको जो है सुपरवाइज करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये दो मेन रीजन है जिसके लिए ये इम्पोर्टेंट है ये एक्ट, कि ये जो कंपनी की टेरिटरीज है इंडिया में, जो भी यहाँ पे कब्जा किया है उसने, उसको रिकॉग्नाइज करती है ब्रिटेन की सरकार। कैसे? क्योंकि इसमें वर्ड यूज होता है ब्रिटिश पोजेशंस। मतलब उनको पता था कि यहाँ पे कर क्या रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन फिर भी उन्होंने धीरे धीरे उसको अपना बना लिया, ब्रिटिश पोजेशंस बोल करके। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है रीजन क्यों ये इम्पोर्टेंट है उसका, कि इसने जो है कंपनी के जो कॉमर्शियल अफेयर्स है, या कंपनी के जो भी मिलिट्री और ये सिविल अफेयर्स है, उस पे पूरा कंट्रोल, सुप्रीम कंट्रोल बना लिया बोर्ड ऑफ काउंसिल के थ्रू, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू, सॉरी, यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहेगा।
ठीक है। अब दूसरा एक एक्ट आता है, एक्ट ऑफ 1786। फिर 2 साल बाद एक एक्ट आता है। इसमें क्या होता है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, उसको गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक शर्त रखी थी ब्रिटेन के पास कि मैं गवर्नर जनरल तभी बनूंगा जब मेरी दो शर्त है वो मानी जाएगी। पहली क्या थी कि जो काउंसिल की जो भी डिसीजन होगा काउंसिल का, उसको मैं ओवरराइड कर सकूं, मेरे पास ओवरराइड की पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो पावर ऑफ, मतलब काउंसिल कुछ भी कहे लेकिन मैं जो कहूंगा बाद में उसी को माना जाएगा। और दूसरा कि इसको मिलिट्री का कमांडर इन चीफ भी एट द मोमेंट ही बनाया जाए, कि मतलब अगर ये गवर्नर जनरल बनेगा तो इसको मिलिट्री का कमांडर भी, उसका भी पद चाहिए इसको। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। दो चीजें बस थी इसमें, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के डिमांड से ही रिलेटेड थी। तो ठीक है, तो ये 1786 का जो एक्ट आया उसके तहत ये दोनों शर्तें मान ली गई। ठीक है, तो अब अगले वीडियो से हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट जो आए थे 1793 से।